यूनिट 3 जिसका नाम है साइटोलॉजी, उसमें मैंने 3 लेसन बता दिया। एक लेसन है मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल, कोशिका के जैव अणु, जिसमें आप पढ़ेंगे प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, डीएनए और आरएनए अर्थात न्यूक्लिक एसिड। उसको मैं कभी किसी दिन बताऊंगा, लेकिन डीएनए और आरएनए की जो संरचना है वह चूँकि क्लास 12th में है, इसलिए उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया था। इसलिए मैं तुम्हें मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल, कोशिका के जैव अणु वाले लेसन के डीएनए और आरएनए का वीडियो सेंड करूंगा। बाकी प्रोटीन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इसकी संरचना मैं किसी दिन बताऊंगा। अब मैं चलता हूं यूनिट 4 जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी या अर्थात कार्की हम तुम्हें बता चुके हैं। किसी सजीव के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, उन जैविक क्रियाओं का जीव विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? पौधे में होने वाली फिजियोलॉजी को प्लांट फिजियोलॉजी, और जंतुओं के शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे एनिमल फिजियोलॉजी कहते हैं। यूनिट 4 में प्लांट फिजियोलॉजी और यूनिट 5 में एनिमल फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के जनक स्टीफन हेल्स है। कौन है? स्टीफन हेल्स। तो प्लांट फिजियोलॉजी को पढ़ने से पहले प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है आपको एक बात बता दूं। क्योंकि प्रकृति ने पौधे को रूट दिया है, तो रूट का काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो जल अवशोषण पढ़ेंगे आप, पहला लेसन होगा उसका। दूसरा लेसन है कि रूट जो है पानी को कलेक्ट करके नहीं रखती, पौधे के ऊपरी भाग तक ले जाता है जाइलम, तो पानी का पौधे के ऊपरी भाग तक पहुंचना कहलाता है एसेंट ऑफ सैप या रसारोहण। ठीक है। फिर आप जानते हैं पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस भी पढ़ेंगे आप। पत्तियों से ढेर सारा पानी वायुमंडल में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा मुक्त होता है, तो एक लेसन है वाष्पोत्सर्जन भी पढ़ेंगे आप। फिर आपको एक महत्वपूर्ण चैप्टर भी पढ़ेंगे कि पत्तियों में जो भोज्य पदार्थ बनता है उसको फ्लोएम के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचाया जाता है, जिसे ट्रांसलोकेशन आप सल्यूट कहते हैं। उन सभी चैप्टरों को पढ़ने से पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानो फिजियोलॉजी का। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूं, देखना आपके पास 2 पात्र हैं या 2 संरचनाएं हैं, ए और बी। ध्यान से बात को सुनते रहना और समझते रहना। ठीक है, ए में हमने 100 ml वाटर डाला। कितने डाला? 100 ml वाटर, और उसमें 50 ग्राम शुगर घोल दिए, शक्कर 50 ग्राम घोल दिए। 100 ml वाटर में हमने 50 ml शुगर घोल दी। दूसरे जो बी पात्र है उसमें हमने 100 ml वाटर डाला। ठीक है, और उसमें 100 ग्राम शक्कर डाल दिया, घोल दिया। क्लियर है? तो कुल मिला के मैं बात करूं, यहां पानी और शक्कर है, तो पानी और शक्कर को घोलने के बाद बन जाएगा विलयन या सॉल्यूशन। तो यहां आपके पास 2 प्रकार के सॉल्यूशन हो गए। एक सॉल्यूशन में आपको देखने को मिल रहा है कि सॉल्यूशन की बात करूं आपसे, तो सॉल्यूशन में 2 बातें होती हैं। सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट मींस विलेय और सॉल्वेंट मींस विलायक। ठीक है, तो विलयन किससे बनता है? विलेय और विलायक से। तो यहाँ विलेय क्या है? शक्कर। अब विलायक क्या है? पानी। इसलिए आप जानते हैं वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी एक सर्वोत्तम विलायक। ठीक है, क्लियर है? तो आप बहुत क्लियर करके समझें कि आपके पास अब 2 विलयन हो गए, विलयन ए और विलयन बी। तो मैं आपसे कहूं कि किस विलयन की सांद्रता अधिक होगी, अर्थात कौन सा विलयन अधिक मीठा होगा, तो आप आंसर दे देंगे तुरंत बी विलयन। क्यों? उसकी सांद्रता अधिक होगी। क्योंकि उसमें विलेय की मात्रा अधिक। जब विलेय की मात्रा इसमें अधिक है तो ये विलयन की सांद्रता अधिक है। बी की सांद्रता किसकी तुलना में अधिक है? ए की तुलना में। याद रखना, सांद्रता की जब बात करेंगे अपन तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि किसी की तुलना की जाती है। तो यहाँ तुलना की गई किसकी? ए और बी की। तो बी की सांद्रता ए की तुलना में अधिक है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि बी विलयन में विलय की मात्रा अधिक है। अब इन दोनों विलयन को हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा पृथक कर दिया। यहाँ क्या लगा दिया? प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने इसे साइड में पीएम कह दिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, क्लियर ना? तो आप ध्यान से सुनना कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो विलयन को पृथक करने वाली झिल्ली होगी। तो क्या होगा बताओ आप कि ये विलयन सांद्र है, यह विलयन तन्म है, ये कंसंट्रेट सोल्यूशन है और ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो फिर क्या होगा कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु जाएंगे। और ये प्रक्रिया कब तक होगी? जैसे इसमें विलायक के अणु जाएंगे ये इसका मिठास या इसकी सांद्रता कम होने लगेगी और इससे विलायक के अणु निकलेंगे तो इसकी सांद्रता बढ़ने लगेगी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों की सांद्रता बराबर हो जाएगी और इस प्रक्रिया को कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस, हिंदी में कहते हैं परासरण। क्या कहते हैं? परासरण। तो परासरण की परिभाषा क्या है? जब दो सांद्रता वाले विलयन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा पृथक कर दिया जाता है तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु जाते हैं। यह क्रिया तब तक होती है जब तक दोनों की सांद्रता बराबर न हो जाए, इसे परासरण कहते हैं। परासरण शब्द जो है, ऑस्मोसिस शब्द नाम दिया है नोलेट नामक साइंटिस्ट ने। किसने? नोलेट। क्लियर हुई बात ना? ऑस्मोसिस की परिभाषा लिख लेंगे। जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पृथक कर दिया जाता है तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु जाते हैं और विलायक के अणु के जाने के पश्चात दोनों विलयन की सांद्रता बराबर हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? याद रखेंगे, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया हमेशा सजीवों में होगी क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना अनिवार्य है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ होगी? सजीव कोशिका में। अब एक बात ध्यान से सुनिए, समझे आप बात कि जब विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दाब उत्पन्न करते हैं। कौन दाब उत्पन्न करेगा बताओ आप? विलायक के अणु। और उस दाब को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब। क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की परिभाषा बताएं आप मुझे। परासरण दाब की परिभाषा, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जब विलायक के अणु जाते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक दाब उत्पन्न करते हैं जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्लियर हुई बात ना? लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर की ये परिभाषा नहीं है। परिभाषा ओरिजिनल क्या है समझना। यहाँ पर दो अणु हो गए। किसके किसके अणु हो गए? विलायक के पानी के अणु और दूसरे अणु हो गए शुगर। शुगर मतलब C6H12O6, C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र। ठीक है, तो क्या होगा बताएं आप मुझे कि मान लो सपोज करो, आप सपोज करिए कि ये पानी के अणु थे और दूसरे अणु हैं, ये है ग्लूकोज के, शुगर के। तो जब इन दोनों के अणुओं में क्या होगा? टक्कर होगी। पानी के अणु और शुगर के अणुओं के बीच में टक्कर होगी तो टक्कर से एक दाब उत्पन्न होगा, उसे कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। विलायक और विलेय के अणु के आपसी टक्कर से एक दाब उत्पन्न होता है जिसे क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्लियर है? यदि मैं आपसे कहूं कि शुद्ध जल है, क्या है? शुद्ध जल। शुद्ध जल का अर्थ हुआ इसमें विलय नहीं है। जब शुद्ध जल है तो विलयन तो है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें विलय नहीं है। क्लियर ना? तो जब शुद्ध जल है तो इसमें जब विलय नहीं है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? जीरो। क्यों होगा जीरो? क्योंकि विलय और विलायक के अणुओं की टक्कर होगी ही नहीं। तो मैं आपसे बात करूं कि किसी विलयन में विलय और विलायक के अणुओं की टक्कर से एक दाब उत्पन्न होता है जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर की या परासरण दाब की यही सबसे अच्छी परिभाषा है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस विलयन का अधिक होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर इसका अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें विलय की मात्रा अधिक है। ठीक है, जब इसमें विलय की मात्रा अधिक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसका अधिक और इसका कम, और शुद्ध जल का ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो। ठीक, क्लियर ना?
तो ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर ऑस्मोसिस की एक परिभाषा बन सकती है कि जब दो विभिन्न परासरण दाब वाले विलयन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पृथक कर दिया जाता है तो कम ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर विलायक के अणुओं का जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। यह प्रक्रिया तब तक होती है जब तक दोनों विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर ना हो जाए। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं? ऑस्मोसिस की दो परिभाषा हमने बता दिया, एक सांद्रता के आधार पर, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर। ठीक है, क्लियर ना? अब जब इतना बता दिया हूं मैं तो आप बात को और समझना जल्दी से। आपके पास देखें, आपके पास 3 विलयन है। अभी विलयन का नाम नहीं बता रहा हूं मैं। तीनों विलयन में आपने एक कोशिकीय जीव अमीबा डाल दिया। ये 3 विलयन थे, ठीक है। ये तीनों विलयन में आपने विलयन ए, बी और सी, ए, बी और सी, ठीक है। और इन तीनों विलयन में आपने क्या कर दिया, एक कोशिकीय जीव अमीबा डाल दिया। देख लें, ये एक कोशिकीय जीव था अमीबा या बैक्टीरिया डाल दिया। ठीक, क्लियर ना? तो अब क्या करना, देखना आप कि मान लीजिए अब आपके पास यहाँ 2 विलयन हो गए। एक तो ये बीकर में रखा हुआ विलयन, ये बीकर था जिसमें विलयन है, ठीक है। और दूसरा कोशिका के अंदर का विलयन अर्थात साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी एक कोलाइडल विलयन है, बता चुका हूं तुम्हें मैं। तो यहाँ 2 विलयन हो गए, मैं इसे 1 और 2 से डिनोट कर रहा हूं। एक कोशिका के अंदर का विलयन और एक कोशिका का बाहर का विलयन, अर्थात जिसमें कोशिका, जिस विलयन में कोशिका रखी हुई है। यहां पर भी ऐसा हो जाए, ठीक है। तो आप देखें कि मान लीजिए कोशिका के अंदर का विलयन की सांद्रता कम और कोशिका के बाहर का विलयन की सांद्रता अधिक, अर्थात ए विलयन की सांद्रता 1 विलयन की सांद्रता अधिक है और 2 विलयन की सांद्रता कम है। क्लियर हुई बात ना? कोशिका के अंदर के विलयन की सांद्रता कम और कोशिका के बाहर के विलयन की सांद्रता अधिक है, ठीक है। ए 1 की सांद्रता अधिक है, 2 की सांद्रता कम है, अर्थात यह विलयन कहलाएगा हाइपरटोनिक। कौन सा विलयन कहलाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं, अभी चर्चा करेंगे। हाइपरटोनिक माने अतिपराश्रयी विलयन। क्या? अतिपराश्रयी। दूसरा उल्टा कर दो आप, 2 की सांद्रता अधिक और 1 की सांद्रता कम, अर्थात कोशिका के अंदर की सांद्रता अधिक है, अब वह जिस विलयन में कोशिका रखी है उसकी सांद्रता कम है, तो उसे कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हिंदी में कहते हैं अल्प पराश्रयी विलयन। तीसरी कंडीशन में ऐसा हो कि दोनों की सांद्रता बराबर हो, कोशिका के अंदर की विलयन की सांद्रता और कोशिका के बाहर की विलयन की सांद्रता बराबर हो, 1:2, तब इसे कहते हैं, ऐसे विलयन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हिंदी में कहते हैं समपराश्रयी विलयन। ठीक है, क्लियर है? तो आपके पास 3 विलयन है। तो अब देखें कि जो पहला विलयन था हाइपोटोनिक, जिसकी सांद्रता अधिक थी, 1 की सांद्रता अधिक है, 2 की सांद्रता कम, तो ऑस्मोसिस का नियम लगाइए तीनों में। तो ऑस्मोसिस के नियम के अनुसार बताओ जल्दी से मुझे तुम, 2 से विलायक के अणु कहाँ आएंगे? 1 में। मतलब 1 की सांद्रता कम है, 1 की सांद्रता अधिक है और 2 की सांद्रता कम है। कोशिका के अंदर की सांद्रता कम है, कोशिका के बाहर के विलयन की सांद्रता अधिक है, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु आएंगे, अर्थात कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी। जब किसी कोशिका को हम किसमें डाल देते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो कोशिका क्या हो जाएगी बताएं आप मुझे? फ्लैसिड हो जाएगी। फ्लैसिड मतलब सिकुड़ जाएगी। ठीक, क्लियर हो गई बात ना? अब क्या होगा, समझना बात को। यही स्थिति होती है कि जब आपके गले में खराश होती है, जब गले में आपके खराश होती है तो क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? नमक और पानी का बहुत कंसंट्रेट सांद्र घोल बनाते हैं और उससे गरारा करते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही वो विलयन में कोई बैक्टीरिया आएगा
तो क्या होगा बताएं आप मुझे कि बाहर की सांद्रता अधिक है और उसके अंदर की सांद्रता कम है, तो उस सजीव से पानी के अणु बाहर निकलेंगे और सजीव बैक्टीरिया वायरस नष्ट हो जाएंगे। ऐसे ही जब तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी अचार बनाती हैं, मुरब्बा बनाती हैं, तो उसमें नमक या शक्कर बहुत अधिक मात्रा में डाला जाता है, जिससे हमेशा वो विलयन क्या बना रहे, हाइपरटोनिक। ठीक, क्लियर ना? तो क्या क्या हो जाएगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी। फिर से बता दूं मैं तुम्हें कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखने पर कोई कोशिका क्या हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी, अर्थात इसमें कोशिका से विलायक के अणु कहाँ निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, और ये ऑस्मोसिस का प्रकार कहलाएगा बाह्य परासरण या एक्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस दो प्रकार का होता है, पहला हुआ एक्स ऑस्मोसिस। तो बाह्य परासरण क्या है, जब किसी कोशिका को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दिया जाता है तो कोशिका से विलायक के अणु अर्थात कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं, और जब कोशिका से बाहर निकलेंगे तो उसे कहेंगे बाह्य परासरण। और उस दौरान क्या हो जाएगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और इस क्रिया को प्लाज्मोलिसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन, अर्थात जीव द्रव्य का सिकुड़ना। जब कोशिका सिकुड़ेगी तो जीव द्रव्य भी सिकुड़ जाएगा। तो फिर से क्लियर करूं मैं तुम्हें कि जब किसी कोशिका को किस में रखते हैं, जल्दी से बोलो, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में बाह्य परासरण होगा, एक्सॉस्मोसिस होगी, कोशिका फ्लैसिड हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस। अब सिकुड़ी हुई कोशिका को, जो सिकुड़ गई कोशिका, उसे फ्लैसिड सेल कहते हैं, और एक और नाम मैं दे रहा हूं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज्ड सेल, सिकुड़ी हुई कोशिका का एक और नाम क्या हो गया, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को तुरंत आप किस विलयन में डाल दें, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, अर्थात जिसकी सांद्रता कम हो। तो जब इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को आपने किस में डाल दिया, अभी जस्ट मैं चर्चा करूंगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। किस में डाल दिया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। तो कोशिका फिर से क्या हो जाएगी, अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगी, अर्थात फूल जाएगी, अर्थात टर्जिट हो जाएगी। किस क्या हो जाएगी, टर्जिट मतलब फूल जाएगी। इस प्रक्रिया को कहते हैं डीप्लाज्मोलिसिस। डीप्लाज्मोलिसिस क्या कहते हैं, डीप्लाज्मो मतलब प्लाज्मोलाइज्ड सेल को, जो सिकुड़ गई थी यहाँ कोशिका, उसको तुरंत चिमटी की सहायता से निकाल के किस विलयन में डाल दो, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। तो फिर उसके अंदर पानी आ जाएगा, विलायक के अणु आ जाएंगे और अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगी, उसको कहेंगे डीप्लाज्मोलिसिस। और वो कोशिका जो फिर से फूल गई, मतलब प्लाज्मोलाइज्ड सेल जो सिकुड़ी हुई कोशिका थी फिर से फूल के आ जाएगी अपनी पूर्व अवस्था में, उसको कहेंगे डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ आ जाओ, हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब 1 की सांद्रता कम है, 2 की सांद्रता अधिक। ठीक है, तो कम सांद्रता से विलायक के अणु अधिक सांद्रता की ओर जाएंगे, अर्थात कोशिका के अंदर गए विलायक के अणु, तो इसे कहेंगे इंडास्मोसिस, अंतःपरासरण, इंड ऑस्मोसिस। अर्थात ऑस्मोसिस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक एक्सॉस्मोसिस बाह्य परासरण और दूसरा इंड ऑस्मोसिस जिसे कहते हैं अंतःपरासरण। ठीक है, तो जब हाइपोटोनिक में हमने कोशिका को डाल दिया, किसी भी कोशिका को, तो क्या होगा बताएं आप मुझे, अंतःपरासरण क्रिया होगी, अर्थात कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु जाएंगे, और जब जाएंगे तो क्या होगा, कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, अर्थात टर्जिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टर्जिट हो जाएगी, अर्थात फूल जाएगी। क्लियर, समझ गए बात। अब तीसरा है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सोल्यूशन में जब कुछ कोशिका को रखा आपने, अर्थात दोनों की सांद्रता बराबर हो, 1 और 2 की दोनों की सांद्रता बराबर है, दोनों विलयन की, कोशिका के अंदर के विलयन की और कोशिका के बाहर के विलयन की। जब दोनों की सांद्रता बराबर है तो ऑस्मोसिस नहीं होगा, नो ऑस्मोसिस, यहाँ कोई ऑस्मोसिस की क्रिया नहीं होगी। अर्थात जिस स्थिति में हमने कोशिका को विलयन में रखा था, 1 घंटे या 2 घंटे या 4 घंटे बाद कोशिका की स्थिति में परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देगा, न फूलेगी न सिकुड़ेगी। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं बात करूंगा आगे।